My dear IAS PCS aspirants, I am Dr. Anand Pradikshit, retired from IAS equivalent rank. अपना मत स्पष्ट करना, giving your view, that is very important for an IAS aspirant. But when you become IAS officer, PCS officer, then no one asks your view. अभी भी आपको उन बातों पर अपना मत स्पष्ट करना या रखना है जिन बातों पर करना चाहिए। आपको यही नहीं पता होता कि किन बातों पर हमें अपना मत स्पष्ट करना है और किन बातों पर हमें सोचना ही नहीं है। तालिबान पर फिलहाल कुछ मत सोचिए। आप में से कुछ भावुक लोग होंगे जिन्होंने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर एक बच्चे को उछालते हुए कांटेदार तारों पर देखा होगा। वो बड़ी नाराज़गी से कहेंगे कि ऐसी घटनाएं हो रही तब भी हम कुछ न सोचें। उन बच्चों के लिए और उन नागरिकों के लिए, उन मासूम नागरिकों के लिए दुआ कीजिए। अगर कर सकें वो आप करते नहीं, उनके लिए आप दुआ करिए। सोचने से कुछ नहीं होगा और आप सोच पाएंगे नहीं, इसलिए कि युद्ध छिड़ा हुआ है। अफ़गान जनता इस टर्मोइल में उठकर खड़ी अगर होती है और अपना कोई नेतृत्व चुनती है तो ये वहाँ के लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात होगी। हमें उनको इंटरफियर नहीं करना चाहिए, ये उनका मामला है। यदि वो हमसे सहायता मांगें तब हमें यानी भारत के सरकार को इस पर विचार करना होगा कि सहायता दे या न दे, जैसे श्रीलंका के लिए हुआ था। बांग्लादेश के लिए हुआ था। अन्यथा हम चुप रहें। हम अमेरिका नहीं हैं कि जो ज़बरन दखलंदाजी करें। ह्यूमन राइट्स के नाम पर हम लोगों के देशों पर कब्ज़ा करते फिरें, अपनी सेनाएं भेजते फिरें, वहाँ के शासन पर अपना हक जमाते फिरें। ऐसी निकृष्ट मनोवृत्ति हमारी नहीं। भारत का स्टैंड अफ़गानिस्तान संकट पर क्या हो, इस बात के लिए तमाम लोग परेशान हैं। रहने दीजिए। आप IAS एस्पिरेंट हैं। ये प्रश्न उन तमाम वाहियात प्रश्नों में से एक है जो IAS एस्पिरेंट्स को बर्बाद कर डालते हैं। स्टैंड भारत सरकार को लेना है। आप भारत सरकार हैं क्या? और आपको अगर गलतफहमी है कि आप भारत सरकार होने जा रहे हैं तो बेटा पहले प्री मेंस कर लीजिए, इंटरव्यू कर लीजिए, तब भी आप भारत सरकार होने नहीं जा रहे। जब आप सरकार में स्थान पाएंगे तो आपकी हैसियत सबसे छोटी होगी, सबसे नीचे होगी, सबसे जूनियर की होगी और आपसे कोई कहीं राय नहीं मांगेगा। मैंने तो 23 साल नौकरी कर ली उसी रैंक की। आपकी राय कोई नहीं मांगता है, आपसे डेटा मांगा जाता है, आपसे सूचना मांगी जाती है, आपसे राय नहीं मांगी जाती। आप इतने बड़े रायचंद नहीं होते हैं कि आपकी राय मांगी जाए। सरकार जब निर्णय लेती थी तो योजना आयोग के जो सदस्यगण होते थे उनकी राय तक तो लेती नहीं थी। कई बार प्रधानमंत्री जी मंत्री परिषद के लोगों से ही पूछा करते थे उस ज़माने में जब योजना आयोग हुआ करता था। नई सरकार ने तो योजना आयोग समाप्त कर दिया है और उसका स्टेटस बदल के सारी चीज़ें नई कर दी हैं और वो सब कुछ अलग हो गया है। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते थे पदेन। मोंटेक सिंह अहलूवालिया निर्णय लिया करते थे। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसमें मुख्यमंत्रीगण हुआ करते थे उनसे रेटिफाई कराने की, उनसे समर्थित कराने की ज़रूरत होती थी।
लेकिन बहुत बार निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया वो लिया। तो जब मंत्रियों तक से नहीं पूछा जाता था तो आईएएस क्या बेचता है। आप लोग भूल जाते हैं, ये बात आपकी किसी भी तरह समझ में नहीं आती, शायद ज़्यादा जोश जवानी है जो आप ये सोचने लगते हैं कि हम बहुत कुछ बन रहे हैं। हाँ, जनता के लिए आप बहुत कुछ बन रहे हैं, अपने नाते रिश्तेदारों में दिखावे के लिए हूटर सायरन बजाकर आप बहुत कुछ बन सकते हैं। आपका दबदबा अच्छा होगा, आपकी शक्ति बहुत ज़्यादा होगी, आप किसी का कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। ये बात अलग है कि उसके परिणाम भी होते हैं, लेकिन बिगाड़ तो सकते ही हैं। लेकिन सरकार में आपकी स्थिति कुछ भी नहीं है। आप नौकर हैं मान्यवर, नौकर, सर्वेंट। जी हाँ, जैसे घर में चौकीदार और झाड़ू पोंछे वाली होती है, आप वही बनेंगे। कहेंगे आप इतनी नीची तुलना कर दी। नीची तुलना तो कर ही दी। पोंछा ठीक से ना लगाओ तो हम कहते हैं ये कोना रह गया, और मैं 3 बार कह चुका हूँ, दोबारा नहीं कहूँगा, नौकरी से हटा दूंगा, इस कोने में पोंछा लगाइए। वही हालत यहाँ। यू हैव बीन वार्न्ड 3 times, नाउ यू विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम योर ऑफिस। आपने ये गलती की, आपको कठोर चेतावनी दी जाती है कि आप ऐसी गलती दोबारा ना करें। और जिन लोगों को गलतफहमी है कि वो सरकार में जाके सरकार बन जाएंगे, तो वो ये गलतफहमी दूर कर लें कि आपका डेजिग्नेशन गवर्नमेंट सर्वेंट है। ट्रू डेजिग्नेशन पब्लिक सर्वेंट है। आपको चुनता पब्लिक सर्विस कमीशन है। लोक सेवक हैं आप, लोक सेवा आयोग चुनता है। आप लोक सेवा के लिए जाते हैं। लोक माने जनता। आप जनता के नौकर होते हैं, ये बात अलग है, रहते अफसर की तरह हैं, शाह की तरह रहते हैं, इसलिए उर्दू में नौकर शाह कहा जाता है। तो आपसे पूछता कौन है? जो आप ये एक सवाल लिए घूम रहे हैं जगह जगह कि व्हाट शुड बी इंडियाज स्टैंड ऑन। अरे स्टैंड काय का स्टैंड? बैठी रहे इंडिया, खड़े होने की जरूरत क्या है? क्या हमें अपने प्रधानमंत्री में विश्वास नहीं है? क्या हमें उनके नेतृत्व में विश्वास नहीं है? जब है, हमने उन्हें चुना है और बार बार चुना है, तो हम चुप बैठे और देखें कि भारत सरकार क्या निर्णय लेती है। जो निर्णय ले उसे याद कर लो, एग्जाम में पूछा है लिखाओ। आपका काम केंचुए जैसा है, इधर से खाओ उधर से उगलो, बस। ये प्रश्न एक बड़ा वाहियात प्रश्न टहल रहा है आईएएस एस्पिरेंट मंडली में, इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए। सर, अब पंजशीर में जो हो रहा है उसका ऊपर आपका क्या विचार है? भाई मैं होता कौन हूँ पंजशीर पे विचार करने वाला? हु एम आई? मैं तालिबान नहीं हूँ, मैं पंजशीर नहीं हूँ, मैं भारत सरकार नहीं हूँ, और न तुम हो। अगर तुम्हें गलतफहमी है तो तुम भी नहीं हो बेटा। आईएएस एस्पिरेंट हो, अपनी हैसियत में रहो। जो हो गया है उसे याद करिए। जब आपका मत पूछा जाए, जो कि बहुत कम पूछा जाता है, तो अपनी सीमाओं में रहकर मत व्यक्त करिए। हम लोग कई बार जब चेकिंग पे चलते थे तो ड्राइवर से पूछते थे, और भाई बाबूराम कहाँ चले आज? बाबूराम, अरे सरकार हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं, जहाँ कहिए वहाँ चले, हम तो चक्का घुमाने को बैठे हैं। इतनी ही राय ली जाती है और इसी उत्तर की अपेक्षा की जाती है सरकारी अधिकारी से कि जी हाँ सर, जो आप कहें। मंत्री सचिव से पूछता है कि अपनी राय दीजिए। सचिव के स्तर पर जाकर हम इस योग्य होते हैं आईएएस अधिकारी कि अपनी राय लिख कर देते हैं, वो भी मानने के लिए मंत्री बाध्य नहीं, और 3 राय भेजी जाती हैं। एक राय संभावित राय जो मंत्री जी पसंद करते हों, एक राय उसके विपरीत राय, और एक राय मध्यम मार्गीय राय। तीनों राय लिखकर लेफ्ट पेज पर एक गार्ड फाइल में लगाकर भेजी जाती हैं, अपने सिग्नेचर करके। उस पर लिखा होता है फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन। मंत्री जी को पता होता है कि कौन सा ओपिनियन हमें मानना है, उन्हें सिर्फ साइन करना होता है।
कभी कभी उसमें थोड़ा बहुत अपना लगा देते हैं। सचिव स्तर पे जाके राय मांगी जाती है, और वो भी सरकारी नीतियों के अंदर रहते हुए। मान लो आपसे किसी योजना पर राय मांगी जाए, मंत्री जी राय मांगे, आप कहें कि नीति आयोग समाप्त कर दिया जाए, मेरी ये राय आप नहीं दे सकते, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। इसलिए ये व्यर्थ के प्रश्न में फंसकर अपना करियर, अपना समय और अपनी धन राशि बर्बाद मत करिए कि इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए। आपसे पूछा नहीं जा रहा, चुप बैठिए। इसके रीज़न हैं, और अगर आप सच्चे आईएएस एस्पिरेंट हैं तो ये प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठने ही नहीं चाहिए, लेकिन सच्चे तो हैं नहीं, क्योंकि आप तो उन लोगों के चलाए चल रहे हैं जो कभी पास नहीं हुए। वो जो यूट्यूब पर उगलते हैं हर समय, जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, जिन्हें कभी भी सफल होने का पता ही नहीं है सफल हुआ कैसे जाता है, उनके पढ़ाए आप पढ़ रहे हैं, उनके चलाए आप चल रहे हैं, तभी आप ऐसे प्रश्न करते हैं। तमाम लोग हैं एडमिशन मेरे क्लास में ले लेते हैं, आत्मा मुखर्जी नगर में भटकती रहती है, लालटेन लिए रात को, ज्यों ज्यों ढलती रात, आत्मा वहाँ भटक रही। वही लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। मान्यवर, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए वीडियो देखते हुए, बीच में चिढ़ के आपने छोड़ नहीं दिया है, क्योंकि मैं कड़वा बोलता हूँ, कड़ा बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। अगर बीच में आपने छोड़ नहीं दिया, यहाँ तक आ गए, तो सुन लीजिए इस सवाल का एक जवाब, ऐसे तमाम व्यर्थ के सवालों का एक जवाब। आप महोदय जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मान्यवर श्रीमान आदरणीय, उसको कहते हैं कार्यपालिका। अंग्रेज़ी में ज़्यादा अच्छा शब्द है द एग्जीक्यूटिव। मतलब ना पता हो तो मैं बता दूं कि कार्य का पालन करने वाले। ए रामू, ये कप हटाओ यहाँ से, ये कॉफ़ी हम पी चुके हैं, इसको ले जाओ। रामू कार्यपालिका है। मैंने उससे कहा, वो ये नहीं कहेगा कि सर आपने अभी तो इतनी कॉफ़ी छोड़ रखी है, इसको और पी लीजिए। अगर कहेगा तो मैं कड़ी निगाह से देखूंगा। यही जो है सिविल सर्विस में कड़ी चेतावनी होती है। वो ये नहीं कहेगा कि सर थोड़ी देर में आता हूं, तब तक आप ऐसे ही रखे रहिए और सावधान रहिए कि गिर ना जाए कप नीचे। इतनी हैसियत मैंने रामू को नहीं दी है। नौकरी पे इसलिए रखा है नहीं कोई मेरे यहाँ रामू, मैं ही खुद रामू हूं। कार्य पालन करने वाला, द एग्जीक्यूटिव, माने द पर्सन हु एग्जीक्यूट्स द ऑर्डर। बीइंग आईएएस और पीसीएस, यू आर देयर जस्ट टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स ओनली। आप लोक नीति का संचालन नहीं, पालन करने वाले हैं। अब पालन करने के दौरान जो आपको निर्णय लेने पड़ते हैं, वो निर्णय आप लेते रहते हैं। पालन करने के दौरान छोटे मोटे नियम भी आप बना लेते हैं, उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। जैसे कि मेरा काम है पेंशन बांटना, अगर मैं ट्रेजरी ऑफिसर था तो लाइन लगेगी तो कैसी लगेगी, खिड़की के बाहर, विंडो के बाहर क्यू लगेगी, तो वो क्यू लगाने के नियम मैं बना सकता हूँ कि यहाँ पर सिविल पेंशनर्स की लाइन है, ये जो है रेलवे पेंशनर्स की लाइन है, ये मिलिट्री पेंशनर्स की लाइन है, महिलाओं की लाइन अलग लगेगी, ये है इतने बजे लगेगी लाइन, इतने बजे के बाद खिड़की बंद हो जाएगी। ये नियम है, इनको रूल्स कहते हैं। ये रूल्स मैं बनाऊंगा, ये कार्यपालिका, ये जो है वो सरकार से बन के नहीं आएंगे। ऐसे ही एक्ट और अधिनियम जो बनते हैं वो सरकार बनाती है, यानी कि जो विधायिका बनाती है, लोक नीति। फिर उनका पालन करने के लिए हमसे कहती है कार्यपालिका से। कार्यपालिका पालन करने के दौरान कुछ नियम बना सकती है। ऐसे ही आप लोगों को पता नहीं है, किसी ने आपको बताया नहीं, कोई बताएगा भी नहीं कि न्यायपालिका भी कुछ नियम बनाती है। अपने न्यायालय के नियम, कितने बजे खुलेगा वगैरह, ये तो सब नियम सरकार से बन के आते हैं। लेकिन न्यायालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं,
वो नियम वो स्वयं बनाते हैं। एग्जैक्टली ये भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में ही आता है। कार्यालय कार्य नियमावली, उनको मैनुअल भी कहते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जो बड़े बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे हैं कि मेज़ें कितनी बड़ी होंगी और एक मेज़ के आगे कितनी कुर्सियां विजिटर्स की रखी जाएंगी, अलमारियां एक कमरे में कितनी रहेंगी, एक कमरे का नाप कितना होगा, कितना वॉल्यूम होगा, कितनी हवा उसके अंदर आनी चाहिए, कितनी विंडोज़ होंगी। हाँ, ये भी होता है, एमजीओ में ये सब लिखा हुआ, मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो ये नियम जो बनाए जाते हैं, और कितने बजे कौन आएगा ऑफिस में, कितने तक ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो सकता है, 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। 10 बजे का टाइम है, 10:05, इसके बाद एब्सेंट लग जाएगी, फिर तनख्वाह कटेगी वगैरह वगैरह। ये सब मैनुअल हैं। एक क्लर्क कितनी फाइलें निपटाएगा, कितने डिक्टेशन लेगा, कितने फैसले टाइप करेगा, ये तमाम सारी चीज़ें मैनुअल हैं। राय किसने मांगी भाई? ओ भाई, राय तो किसी ने मांगी ही नहीं। आप राय बनने देने के लिए घूम रहे हैं चारों तरफ। भारत सरकार को स्टैंड अफगानिस्तान पे नहीं लिया, लोग बिलबिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं, पूंछ पे पैर रख दिया हो जैसे, ऐसे बिलबिला रहे हैं। भारत सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है अफगानिस्तान पे। मनमोहन सिंह चुप रहते, लोग कहते थे चुप रहते हैं। सरकारों को विदेशी मामलों पे चुप ही रहना पड़ता है, वो अपने मामलों पे भी चुप रहते थे, ये उनकी विशेषता थी। लेकिन दूसरे के घर के मामलों पर हम क्या स्टैंड लें? तो आप लोग व्यर्थ के प्रश्नों में उलझते हैं और अपना समय नष्ट करते हैं। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि तालिबान, एक बहुत क्रूर सा स्टेटमेंट है, बड़ा क्रूअल स्टेटमेंट है कि लड़ लेने दो, मर लेने दो, खप लेने दो, जो कुछ हो जाए हो लेने दो, जिसकी सरकार बनेगी तब भारत सरकार विचार करेगी कि इसको समर्थन दिया जाए कि न दिया जाए। ये भारत सरकार की बात है, और जो निर्णय वो लेंगे उसको हम सीधे सीधे रेटिफाई करेंगे, स्पष्ट मान्यता देंगे भारत सरकार के। हालांकि हम होते कौन है मान्यता देने वाले, हम सब, लेकिन मान्यता देना पड़ेगा हमें कि हाँ भारत सरकार, भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो भारत सरकार के निर्णय को मान्यता देंगे। अब जो लोग बिलबिलाते रहते हैं फेसबुक पे तमाम सारे लोग, ये राजनीतिक स्टंट है, आप चक्कर मत पड़िए, बिलबिलाने दीजिए। आईएएस एस्पिरेंट को सिर्फ जी हुजूरी सीखनी है, और आपके हुजूर हैं भारत सरकार, चाहे जिस पार्टी के हों हुजूर। आपको उन्हीं हुजूर की जी हुजूरी करनी है, उन्हीं के हुजूर में खड़ा रहना है और उन्हीं का हुक्म बजा लाना है, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो। आदत डाल लीजिए। यस सर, जी सर, ठीक है सर, हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा सर, क्यों नहीं होगा सर। आदत डाल लीजिए, गोल्डन वाक्य हैं। और ये फालतू के स्टैंड फिस्टैंड छोड़ दीजिए। स्टैंड स्कूटर में होता है जिस पे वो खड़ा होता है। भारत सरकार स्कूटर नहीं है, ये BMW है जिसको स्टैंड की ज़रूरत नहीं है। स्टैंड क्या है? क्यों नहीं है ये ज़्यादा परेशानी, क्योंकि जो कुछ स्टैंड हो फिर आलोचना शुरू हो। अभी कोई स्टैंड ही नहीं है तो आलोचना नहीं करते बन रही है, ज़बान खुजला रही है, अंदर जो है एकदम से वो जालिम लोशन लगाने का मन कर रहा है ज़बान के अंदर, क्योंकि वो खुजली के मारे ज़बान जो है परेशान है कि भारत सरकार कोई स्टैंड ले। और हम जो ये बेटा उन लोगों का काम है जो फेसबुक पे सक्रिय निठल्ले हैं, निरर्थक लोग हैं, आवारा लोग हैं, जिन्हें कोई काम धाम नहीं है, या जिन्हें इस बात के पैसे मिलते हैं दूसरी पार्टियों से, विपक्ष से, कि भारत सरकार कोई भी निर्णय ले उसकी आलोचना करना है। एक वो NDTV है, हर बात की आलोचना करता है। मैं रवीश कुमार की इज्जत करता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बार रवीश कुमार को मैंने महीनों बाद TV देखा तो मुझे रवीश कुमार पर भी बड़ा क्रोध आया कि उन बातों की आलोचना कर रहे हैं जिनकी कोई आलोचना करने का मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। कि तालिबान ने तो कहा था कि हिंदुस्तान के लोग न जाएं। अरे यार, तालिबान का इतिहास बता रहा है कि मार के फोड़ दिया उन्होंने सब दुनिया को, पूरे को। हम अपने नागरिकों को निकाल लाए तो कौन सा बुरा किया, उन्हें छोड़ देते तालिबान के आश्वासन पर, जिसका कोई भरोसा नहीं है।
उस पर भी रवीश कुमार साहब को आपत्ति है कि नहीं, कहा था कि भारत ना निकाले, बड़े भारी ये वहाँ उनको लड्डू खिलाने वाले थे ना तालिबान हिंदुस्तानियों को, निकाल लिया, अच्छा किया। ना निकाला होता तो ऑपरेशन एयरलिफ्टिंग एक फिल्म और बन रही होती। अभी भी फंसे हैं लोग बात। चलो अच्छा व्यवहार करें, बढ़िया बात है। तालिबान ना होगा, तालिबान 2.0 हों और तालिबान सुधर के सामने आए हों। इतिहास हुआ है ऐसा कि तमाम सारे अत्याचारी समूहों ने जब सत्ता संभाली है तो वो थोड़े मैच्योर होकर सामने आए हैं। ईश्वर करे ऐसा ही हो। लेकिन ये सोच कि हम अपने नागरिकों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते थे, इस बात पर भी भाई साहब को परेशानी है। अरे मैग्सेसे मिल गया है, अब ठीक है, चुप्पे बैठिए, अब बहुत ज़्यादा उछल कूद का ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार जो कर रही है वो सही कर रही। भारत सरकार में जो होता है उसके लिए कुछ होता है। भारत संभालना कोई आसान काम नहीं है। आप लोग जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, भारत सरकार की नीतियों में अखंड आस्था रखते हुए और इस स्टैंड फिस्टैंड के चक्कर में ना पड़ के पढ़िए, जो आप पढ़ नहीं रहे हैं पढ़िए। तमाम सारी स्टैटिक नॉलेज आपकी राह देख रही है, तमाम सारे करंट अफेयर्स आपकी राय दे रहे हैं। करंट अफेयर तब पैदा होता है श्रीमान जब वो कुछ हो जाता है, घटित हो जाता है। होंगे, उद्घाटन करेंगे, नदी योजना का उद्घाटन करेंगे, फलाना जो ये योजनाएं लॉन्च करेंगे, ये जितने गे हैं इन चक्करों मत पढ़िए, स्ट्रेट रहिए और वो चीज़ें पढ़िए जो हो चुकी हैं। गे नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल, कि जो हो चुका है वो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, काफ़ी है। ओके चलो, आया तो